आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हम एक ऐसे मौजू पर, एक ऐसे टॉपिक पर आपके सामने हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे बच्चों की तालीम पर, उनकी तरबियत पर, यानी कि एजुकेशन के साथ उनकी ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, किस माहौल में किस तरह उनकी परवरिश होनी चाहिए। और आज का दौर, क्योंकि आपको मालूम है जैसे गैजेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, एक प्रेशर, स्कूल में तालीम का प्रेशर है, घर में पेरेंट्स का जो प्रेशर है वो भी बच्चे झेलते हैं, कि इस तरह बच्चों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर हैं। तो इन सब प्रेशर्स का क्या रास्ता है इससे बचने का, इससे बाहर निकलने का, ताकि ये बच्चों का मुस्तकबिल, उनकी तालीम, हर चीज़ मुनासिब तरीक़े से आगे बढ़ती रहे। तो आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ दो मेहमान रहेंगे। एक हैं हमारे साथ सैयद हैदर हसन साहब और दूसरी हमारे ये हैं सुची गोयल। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सुची गोयल जो हैं माहिर नफ्सियात हैं, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और इनका अपना को फाउंडर हैं ये सेज टर्टल नाम की एक वो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन, और ये मेंटल हेल्थ को फोकस करती हैं। और दूसरा हैदर साहब जो हैं वो हमारा करियर काउंसलिंग के लिए और कोचिंग के लिए और तालीम के ताल्लुक मतलब एज ए करियर मेंटोर वो बच्चों को लीड करते हैं। बच्चों को ही नहीं, मतलब बड़े लोग तालीम के मैदान में हर किसी को रास्ता दिखा सकते हैं वो। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि आखिर आज के इस दौर में, आज के इस वक्त में हम बच्चों को किस तरह लीड कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, किस तरह उनके प्रेशर को कम कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल जो है वो हैदर साहब से ही रहेगा कि हैदर साहब, आज के दौर में जब आप देख रहे हैं कि एक दौर ऐसा आ रहा है जब माँ बाप भी टेंशन में है, बच्चे भी टेंशन में हैं, टीचर भी टेंशन में है, आखिर इसका दरमियानी रास्ता क्या होगा? देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत मुझे बुलाने के लिए और यहाँ पे बात करने के लिए। देखिए, इस दौर में जिसको हम आज के डेट में कह सकते हैं टेंशन भरा दौर, ये एक बेसिकली माइंडसेट इशू है। और जब हम बात करते हैं माइंडसेट इशू, तो सबसे पहले इस माइंडसेट को हमको एड्रेस करना चाहिए घर के बड़ों को, पेरेंट्स को। नेक्स्ट लेवल पे ये माइंडसेट इशू है जो कि कहीं ना कहीं जर्मिनेट हो रहा है हमारी एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से, जहाँ पे हम बात करते हैं टीचर्स की, और अल्टीमेटली फिर वो आता है बच्चों तक के, हमारे स्टूडेंट्स जो घर में हमारे बच्चे हैं, जिनको मैं कहूँगा कि नर्चरिंग लाइफ्स, जिनको मैं रेफ़र करता हूँ हमेशा, जो बच्चे हैं घर में। सो बेसिकली वो सबसे बड़ा इशू है कि देखिए, बच्चे जो भी करेंगे, जो भी सीखेंगे, वो अपनी इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं और वो अपने इन्वायरमेंट को रिलेट करके रिएक्ट करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि बच्चों को अगर हमको एट पीस रखना है या उनको काम रखना है या उनको बेस्ट पॉसिबल नर्चरिंग ग्राउंड्स देने हैं, तो हमें सबसे पहले एज ए पेरेंट अपने घर का एक माहौल अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए एज ए पेरेंट हमें अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। We have to come out of frustration. We have to come out of daily routine. We have to come out and give time to the students, especially हमारे जो kids हैं। और सबसे important बात है एज ए पेरेंट हमें अपना पर्पस समझना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारा प्रोफेशन है। देखिए, हमारा प्रोफेशन होता है हम घर से बाहर निकलते हैं, हम अपने काम पे जाते हैं और आके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। दैट इज़ वन थिंग। Your purpose can be different from your profession or even it can be same as your profession. But the idea is जब आप घर लौटिए तो यू शुड बी ए सेटिस्फाइड पर्सन, सेटिस्फाइड पेरेंट। वो घर में जो एक आबो हवा चेंज होती है, जब आप सेटिस्फाइड आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। एंड दैट इज़ व्हाट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वी हैव टू क्रिएट इन आवर होम्स फॉर एनीथिंग, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे उनका डेवलपमेंट हो, सेल्फ डेवलपमेंट हो। सो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपील करना चाहूँगा सारे पेरेंट्स से ही कि देखिए, आपके बच्चों की ज़िंदगी या उनका माइंडसेट सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द एनवायरनमेंट दैट यू आर गिविंग टू देम। सो प्लीज़ बी कॉन्शियस अबाउट दैट एनवायरनमेंट यू आर क्रिएटिंग। दैट इज़ माई लाइफ। बिल्कुल, बस बात साफ है कि घर का माहौल जो है वो बहुत फ्रेंडली और बहुत सुकून वाला होना चाहिए, तो बच्चे का दिमाग उससे ज़ाहिर बात है कि महफूज रहेगा। हमें कॉन्शियस होना चाहिए इस बात के लिए। वी हैव टू बी कॉन्शियस इनफ। अभी क्या हो रहा है, सब अनकॉन्शियसली हो रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं अनकॉन्शियसली, हम काम पे जा रहे हैं अनकॉन्शियसली, हम रैट रेस में जा रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। नाउ वी हैव टू बी कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड दैट हमें अपने बच्चों के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो बहुत कंड्यूसिव हो। इसकी कॉन्शियस एफर्ट करना है। कॉन्शियस से आपका क्या मुराद है? कॉन्शियस से देखिए, यही मुराद है मेरा कि बेसिकली हमें अपनी मीडियोक्रिटी से बाहर आना है। हम अभी क्या है कि हमारा पूरा निज़ाम जो है एक मीडियोकर निज़ाम है। और थोड़ा सा मैं आगे भी जाता हूँ, थोड़ा पीछे भी आता हूँ। मैं जब मीडियोक्रिटी की बात कर रहा हूँ तो एक बेसिकली सोसाइटी है, उस सोसाइटी का हम पार्ट हैं
और हमें उस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए ना उसी हिसाब से चलना पड़ता है, जिसके हिसाब से हम सोचना बंद कर देते हैं और यही आदत कहीं ना कहीं अपने बच्चों में इनकलकेट कर देते हैं इन स्पाइट ऑफ द एजुकेशन। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मुझे यहाँ पे एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि बेसिकली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को फैक्ट सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उनको मोटिवेट करे सीखने के लिए। तो मीडियोक्रिटी में क्या होता है कि हम बच्चों को सीखने की, समझने की अपनी भी सलाहियत छोड़ देते हैं और बच्चों को डेवलप ही नहीं होने देते उस सलाहियत में। और एक सिस्टम, सेट सिस्टम के हिसाब से हम उनको भी स्कूल भेजते हैं और ख़ुद भी ऑफिस जाते हैं। वो एक सेट पैरामीटर के हिसाब से लौट के आते हैं, हम भी उसी पैरामीटर से लौट के आते हैं। वो फिर भी खुश होकर आते हैं वहाँ से, मगर हम जब घर पहुँचते हैं तो बहुत सारा हम अपना जिसे कहते हैं बैगेज लेके पहुँचते हैं, विच कुड बी पास, विच कुड बी टुडेज ऑफिस, विच कुड बी ऑन द वे, विच वुड बी कि आपने ट्रैफिक में नेविगेट होकर इतनी देर में परेशान होकर आए कि आपने एक अच्छा माइंडसेट भी खो दिया। तो ये सब चीज़ें हैं मीडियोक्रिटी की, क्योंकि इन सब में हम थिंकिंग नहीं रख रहे। हम आज की एजुकेशन सिस्टम में हम दो चीज़ें भूल गए। हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं स्टडी स्टडी स्टडी, लर्निंग हैज़ बीन लॉस्ट। लर्निंग तो बात ही नहीं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम बच्चों को एक पर्टिकुलर एकेडमिक करिकुलम में या घर के हिसाब से भी एक माहौल में कैद कर देते हैं। जैसे आप कुछ करिकुलम बनाते हैं ना, बच्चों के ब्लिंकर्स लगा रहे हैं कि बस इतना ही सोचना, और आपने उनको एक चेन कर दिया, और कोई भी चेन हो जाती है तो उसके एक लिमिट, उसका दायरा बन जाता है, सीमित हो जाता है। और अगर बच्चे उसी सीमित दायरे में रहेंगे तो सोचेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल जैसे हैदर साहब कह रहे हैं कि एक तरह से बच्चे को अगर हमने किसी तरह से एक कहते हैं कोल्लू का बैल बना दिया कि वो जितना देखता है उतने में मूव कर रहा है वो। तो वैसे मैं सूची से आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बात की हैदर साहब ने जैसे कि सिस्टम की, आप माहौल की अगर हम बात करें तो आखिर घर में माहौल कैसा बनना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसमें फादर मदर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, तो अभी भी हिंदुस्तान में कई परिवार हैं जो संयुक्त परिवार हैं और कई परिवार हैं जैसे हम लोग हैं जो शहरों की तरफ रुझान हो गया, जहाँ पे 2 या 3 ही लोग घर में रहते हैं, एक बच्चा है और 2 पेरेंट्स हैं। तो ऐसे में जो भी लोग घर में हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके दादा दादी हो सकते हैं, वो आपके चाचा चाची, कोई भी हो सकता है। यहाँ तक कि मेरा कहना है कि अगर आपके घर में आपके बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई नैनी है, कोई केयर टेकर है, कोई आया है, कोई काका है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम बात करते हैं कि माहौल किस तरह का होना चाहिए, तो माहौल से मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई का माहौल क्या होता है। माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे को डर ना लगे अगर उसे कोई सवाल पूछना है। तो अगर जो भी सिस्टम ने उसे दिया और उसे कोई क्यूरोसिटी या किसी भी संबंध में कुछ जानने की इच्छा हुई, डिजिटली उसने देखा या फिर न्यूज़ में पढ़ा या फिर सिलेबस बुक में पढ़ा, तो एक तो ऐसा एनवायरनमेंट, माहौल मिले कि वो सवाल पूछ पाए, चाहे वो माँ से पूछना हो, चाहे पिताजी से पूछना हो, चाहे घर में किसी से भी पूछना हो। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि आपका आपस में बातचीत करने का रवैया कैसा है। यानी कि कई घरों में हम देखते हैं कि बड़े अच्छे से, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बुजुर्ग है, चाहे हम उम्र का कोई भी है, तो उसको एक बराबर का इंडिविजुअल या इंसान समझ के बात की जाती है। और कई जगहों पे अभी भी ऐसा होता है कि भाई ये तो बच्चा है, बात को टाल दी, या फिर ये तो मेरे घर में काम करता है, इसकी बात को टाल दिया। या हमारे घर में कोई आ रहा है, वो पान मसाला खाता है, रोज़ खाता है, और हम बच्चे को बोलते नहीं खाना। अब वही तो केयर टेकर है, वही, उसी से तो सबसे ज़्यादा प्यार है उस बच्चे को। तो माहौल का मतलब ये है जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि बच्चे की तरबियत में आगे आएँ, वो उसको एटलीस्ट दिखें तो सही। हैदर साहब, ये अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि चूँकि बात ये आई है ना कि बच्चों की जो आपने तवज्जो दिलाई थी कि पेरेंट्स की अवेयरनेस जो है ना वो भी होनी चाहिए, और बच्चे की तरबियत में पेरेंट्स की अवेयरनेस का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि तरबियत वहीं से शुरू होती है। देखिए, ख़ास तौर से मैं दिल्ली के रेफरेंस में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी लोग दिल्ली में, आप भी ख़ास तौर से यही काम करते हैं, कि जब हम बच्चे का दाखिला करने जाते हैं, बच्चा इस लायक हो जाता है कि अब उसको स्कूल में भर्ती करना है, तो हम बग़ैर सोचे समझे कि बच्चे को हमें किस स्कूल में भर्ती करना है, क्योंकि जो हमारे घरों के पास जो कॉलोनियों में सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल, इंग्लिश पब्लिक स्कूल चल रहे हैं,
लेकिन वो कितना फ़ायदा उन बच्चों को पहुंचा पा रहे हैं कि जिनको आगे जाना है, या क्या नाम है, जो बच्चे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं, वो बच्चों को उन्होंने जल्दी की वजह से, अपनी आसानी के लिए, अपनी उजलत के लिए, कि भाई इन बच्चों को वहाँ भेज दो बस। तो इस मसले से कैसे निपटा जा सकता है कि वो बच्चे इब्तिदाई तालीम जो है बुनियादी, वो वहाँ ले जाएं, बच्चों को आगे ले जाए वो तालीम, इस मसले से कैसे निपटा जा सकता है, ये सो कॉल्ड जो हमारे पब्लिक स्कूल हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे एड्रेस करूँगा कि कुछ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। तो एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप दूँ तो जहाँ आप रह रहे हैं और उसके चारों तरफ कौन कौन से इदारे हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको आप एड्रेस करना की कोशिश ना करें। हाँ, नेवरदलेस आपके बच्चों को उन्हीं इदारों में पढ़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि अब रूल्स भी आ गए हैं कि अलग अलग स्कूल्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं कि हम उन बच्चों को पहले प्रेफर करेंगे जो हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं या 6 किलोमीटर के। तो अल्टीमेटली देखिए, आप ये सोच के चलिए कि आपके बच्चे को उन्हीं स्कूल में जाना पड़ेगा जो विसिनिटी में, अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड कि मेरा बच्चा किसी XYZ स्कूल में बहुत दूर जाके हॉस्टल में रहेगा, जो कि एक बहुत ही कॉस्टली प्रपोजिशन होता है। उसके बहुत से और भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उसमें मैं नहीं जाता बहरहाल। तो देखिए, बच्चों को तो उसी इदारे में जाना है, उसी माहौल में जाना है, और एक मिक्स सोसाइटी के बच्चों को वहाँ पढ़ने आना है। एक वहाँ करिकुलम होगा, एक सेटअप होगा, एक टीचर्स होंगे, सेट ऑफ टीचर्स होंगे जिनसे बच्चे के एक्सपोजर होगा। अब हमारे बच्चे की तरबियत में देखिए 2 चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं। सबसे पहले तो हमारा घर के एनवायरनमेंट का, जैसे मेरी कोलीग सुजी ने कहा कि घर का एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में देखिए और अपने बच्चे की परवरिश करिए, वो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा मैं दोबारा मैं वर्ड यूज़ करूँगा, ये भी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है उसमें स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी पेशी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के विसिनिटी में, किसी के मोहल्ले में एक अच्छा पब्लिक स्कूल भी हो सकता है, फ़ीस ज़्यादा होगी मगर आपने भेज दिया तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक इंग्लिश स्पीकिंग कंसेप्ट की, वो सीख लेगा। इसी तरफ मैंने तवज्जो जी जी, मैं बात उसी पे आ रहा जी। हूँ। और एक आपका बेसिकली है, बच्चा जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में क्योंकि वही ऑप्शन अवेलेबल था और वो वहाँ पे इतनी फोकस नहीं है। वैसे तो दिल्ली के पब्लिक स्कूल भी अच्छे हो रहे हैं और हर गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए, पर नेवरदलेस वो कमियाँ हैं। तो देखिए, फिर मैं वही बात करूँगा कि पेरेंट्स को कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जहाँ जा रहा है, और वो बच्चे से तो बड़े ही है, जाहिर सी बात है पेरेंट्स, उनको ये भी पता होता है कि आजकल सोसाइटी में हमें सक्सेसफुल होने के लिए बच्चे को एक बेसिक व्यवसाय कमाने के लिए, व्यवसाय में यहाँ पे करेक्ट करूँगा, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवसाय का मतलब प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, और हम बेसिकली बच्चे को अपने उस प्रोफेशन के लिए रेडी कर सके, तो कुछ कमी पेशी जो है उसके लिए हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा और हमें उस चीज़ को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और उसको मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे बच्चे को क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और जो फैसिलिटीज़ नहीं हैं हमको कोशिश करनी पड़ेगी एज ए पेरेंट कि हम उन फैसिलिटीज़ को अपने बच्चे को मुहैया कराएं, घर में, पड़ोस में, लार्जर फैमिली में, स्कूल के एक्सटेंडेड स्कूल्स में, मतलब जो भी है सोसाइटी। आप चूँकि काउंसलिंग से भी जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स की ये एक मतलब आदत सी होती है या एक उनकी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है दूसरे बच्चे के साथ साथ या जल्दी से जो है ना कुछ हासिल कर ले। बहुत अच्छा। तो इस मामले में क्या मतलब आप उनको मशवरा देते हैं? देखिए, इसके लिए मैं उन सारे पेरेंट्स से और फॉर दैट मैटर कहीं टीचर्स से भी ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरा मानना है, और बहुत से लोग मेरी इस राय से मुत्तफिक होते हैं, और आई थिंक मेरी कोलीग सुची भी होंगी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बच्चों को अगर हम देखें तो उनको हम ऐसे समझना चाहिए कि छोटा सा पौधा है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ पेरेंट्स तो बीज से लेके जाते हैं उनको, मगर उस दुनिया में आ गए तो मैं कह रहा हूँ छोटा सा पौधा है। और किसी भी तरह, जैसे अगर कोई भी अगर घर में पौधे लगाता है, जो भी शौकीन है या आप उसको नर्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, एंड वी टेक केयर ऑफ ऑल दैट एनवायरनमेंट। अभी गर्मी थी, मुझे याद है कि मेरे घर में मेरी वाइफ को बहुत शौक है पौधों का, गर्मी थी तो बेसिकली वो सारे पौधों को कमरे में ले आती थी और 3 दिन उन्होंने कुछ स्पेशली इंडोर प्लांट को एसी में भी चला के रखा। तो आइडिया यही है कि जो कमी है पेशी है पूरा करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन मेरा सारे उन पेरेंट्स से या उन टीचर से या सारे उन रिश्तेदारों से, सोसाइटी के उन सारे बड़े लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, आपने अगर घर में एक गुलाब का पौधा लगाया है और आप उसे नर्चर कर रहे हैं, अपना बच्चा मान के चलिए, और पड़ोस में शर्मा जी, वर्मा जी रहते हैं जिन्होंने भी पौधे लगाए हैं, उनके भी बहुत अच्छे पौधे हैं, आपके पास गुलाब का पेड़ लगा है
बराबर में वर्मा जी के पास फूल का एक और बड़ा खूबसूरत सा पेड़ है, वो गुड़हल का पेड़ है, और तीसरे के बाद वर्मा जी के पास एक और बहुत बढ़िया कैटेगरी का सनफ्लावर का है। तीनों बहुत खूबसूरत खुशबू देने वाले फूल हैं, मासूम से पौधे हैं। क्या मेरी एक्सपेक्टेशन कि मेरा गुलाब का पौधा कल जाके गुड़हल का फूल देगा, ये एक्सपेक्टेशन सही है? इसका आंसर दीजिए। सही। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशन है तो ये गलत है। यहाँ पे आपका माइंडसेट करेक्शन होना चाहिए। दैट इज समथिंग आई लाइक टू एड्रेस। शुचि जी, ऐसे शहरों में जैसे हम रहते हैं, आप देखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बात करेगा, जो निचले तबके के लोग हैं या जो छोटे घरों में रहते हैं, 1 रूम सेट में रहे हैं, 2 रूम सेट में रह रहे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके यहाँ तालीम का कहीं ना कहीं मसला पैदा होता है, पढ़ाई का, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं ऐसे बच्चे या उनके पेरेंट्स? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ऐसे माहौल में कहीं ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा है और वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, यानी कि पहली बार परिवार से किसी बच्चे का दाखिला स्कूल में हुआ है। तो चाहे कितनी भी चाह है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, जो आज मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशन है उससे बेहतर में जाए, उसके पास हमेशा ये चैलेंज रहेगा कि वो स्कूल में तो पढ़ के आ गया, अब उसके बाद क्या? अब घर में आने के बाद उसको कौन पढ़ाएगा, या उसको नहीं समझ आया तो कैसे वो हिचकिचाहट में पूछेगा? क्या स्कूल में भी वो पूछ पाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे तबके से या एक ऐसे एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक जो बहुत छोटे छोटे चेंजेस हम ला सकते हैं, क्योंकि हिम्मत करके या जो भी समझ के बच्चों को भेजा तो गया ही है स्कूल, कि आपके जो इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, जो गलियां हैं, उनमें हमेशा कोई ना कोई ऐसी जगह मौजूद है, एटलीस्ट अभी तक, जहाँ पे आप इकट्ठे हो सकते हैं, है ना? कभी आप कम्युनिटी फंक्शन करते हैं, कभी आप जागरण करते हैं, कभी आप शादियां करवाते हैं, टेंट लगवाते हैं, कम्युनिटी हॉल है, कुछ भी छोटा सा सही, लेकिन एक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर लें और एक टाइम बना दें कि चलो शाम को मान लो 3 से 4 इस जगह पर बच्चे आएंगे, और सोसाइटी के जो 3-4 लोग हों जो कुछ पढ़े लिखे हों, जो उन बच्चों की मदद कर सके, उनको कुछ नहीं तो जो क्लास में पढ़ाया। हैदर साहब, मैडम शुचि के जवाब से मैं एक सवाल जोड़ रहा हूँ, जिसका जवाब आप ही ज़्यादा बेहतर तौर पर दे सकेंगे। जी बताएं। हमारे अपने इलाकों में बहुत सी मसाजिद हैं, हर जगह है तकरीबन, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है मस्जिदें, उनमें 5 वक्त नमाज होती है, बीच के औकात जो हैं खाली रहते हैं। इसी तरह मदरसे हैं, मदरसों में दिन में इस्लामी तालीमात होती है। क्या हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या हो सकता है उसके लिए, और अगर हो सकता है तो उसके लिए ज़रूरतें क्या हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकता है और हो रहा है। दुनिया जहान में, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में, 2 मेजर इदारे हैं जो ये काम कर ही रहे हैं, जिसमें आई एम टॉकिंग अबाउट के ग्लोबल लेवल पे मसाजिद में और गुरुद्वारों में ये काम हो रहा है, और बहुत जगह अलग अलग लोगों ने अपने कम्युनिटी सेंटर्स में और मंदिरों में और जगह भी कर रखा है। और अब जो आपका सवाल, उसका स्पेसिफिक आंसर ये है कि जी दुनिया भर में, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में ये काम हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा स्पेसिफिक टू मॉस्क्स, वहाँ पे 5 वक्त नमाज होती है, तो उसमें शायद रोज़ डेली में ये सिस्टम चलाना पॉसिबल नहीं हो पाता किसी वजह से, बट हर जगह एक सिस्टम बना हुआ है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, न्यूजीलैंड जाइए, US, UK और इवन मिडिल ईस्ट में जाइए, इवन अफ्रीका में की मैं बात कर रहा हूँ, संडे स्कूल का कंसेप्ट है। संडे स्कूल इज़ अ कंसेप्ट, it is for the community, by the community and helping the communities and children, जिसमें लोग उसी माशरे के लोग होते हैं, जिनके अंदर हाउसवाइफ भी होती हैं, इवन वो लोग भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं। संडे इज़ अ डे दैट पीपल सेलिब्रेट फॉर देमसेल्फ, फॉर द फैमिली, एंड जैसे हमने देखा क्रिश्चियनिटी में सब लोग जाते ही हैं चर्च, तो उन्होंने उसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके एक सिस्टम बनाया संडे का, जिसमें यही होता है कि बेसिकली बच्चों की डेली लाइफ में जो जो कमियाँ रह जाती हैं, चाहे वो दीनी तालीम की हो, चाहे वो स्पेसिफिक अलग से स्पेशल स्किल्स की हो, चाहे उन स्किल्स की हो जो बच्चों के लिए ज़रूरी हैं बस स्किल्स स्कूल में नहीं मिल रही हो, इन सारी स्किल को कॉन्शियसली, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्शियसली उस इदारे के लोग जज करते हैं, लिस्ट बनाते हैं और फिर उसको इम्पार्ट करते हैं। शुचि जी, अगर ये जो बच्चों का सारे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें एक तो ये है कि बच्चे पढ़ाई, आमतौर पर यही होता है, दोपहर में सुबह से निकलते हैं, दोपहर में आते हैं। क्या पेरेंट्स के लिए कोई ऐसा मशवरा है कि बच्चों का जो दिन भर का रोटेशन है उसको सेट कर सकें कि भाई ये इसके लिए, ये काम इसके लिए, इसको उसके लिए रखें, इस वक्त बच्चे को यहाँ ना भेजें? मैं आपसे थोड़ा सा मालूम करना। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, यानी कि
सीनियर क्लास में आ जाते हैं या कॉलेज में आ जाते हैं तो हमें काफ़ी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम छोटे क्लासेस में रहते हैं 1 2 3 6 तक रहते हैं तब हमारा कोई शेड्यूल नहीं है, कोई हमारा दिन की दिनचर्या नहीं है, जिससे बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो हम एक छोटा स्ट्रक्चर, अब मैं ये तो नहीं कहती कि 100% बच्चा उसको फॉलो करेगा या पेरेंट भी करेगा, कभी नहीं होगा लेकिन कभी कभी होगा भी, लेकिन उससे उसे सिर्फ एक आदत हो जाएगी कि चलिए अगर आपको सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक का वक्त आपका स्कूल में निकल जाता है, जैसे मैं एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ी हूँ, सबसे लंबे समय तक मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ और हम लोग को बहुत ही एक स्ट्रक्चर में सब चीज़ें करनी होती थी जिससे हम बहुत कुछ सीखे। उसके बाद आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलता है कि आप जिसमें खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे। उसी तरह से रादर देन कि आप बच्चे को पूरा दिन कहें, जैसे अभी सर कह रहे थे कि पढ़ो, आप उसको बोलो कि बच्चे तुम आधे घंटे पढ़ो, लेकिन वो आधा घंटा वो चूज़ करे, वो ऐसा वक्त ना हो जब उसके सारे मोहल्ले के दोस्त खेलने जा रहे हैं क्रिकेट तब आप बोल रहे हैं पढ़ो। बच्चे का ना तो मन लगेगा, आपस में फ्रिक्शन डेवलप होगा माँ बाप के प्रति। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो पसंद नहीं करते, लेकिन छोटे हैं, समझ नहीं पाते कि क्यों नहीं अलाउ कर रहे, बाकी सबके बच्चे भी तो खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इस समय मेरे आसपास क्या होता है, अगर इस समय बहुत तेज़ धूप है, गर्मी है, ज़्यादातर लोग घर में रहते हैं, नींद आती है, खाना खाया, तो आप उसको नींद का टाइम बना दें। अगर इस समय सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसको पढ़ने का टाइम ना बनाएं। अगर आप शाम को खाना खाते हैं और उसके बाद टीवी देखते हैं तो उसको बच्चे के अपने साथ रख के बातचीत करने का टाइम बनाएं, रादर देन सेइंग कि अच्छा हाँ मैं तो यहाँ टीवी देख रहा हूँ, 2 कमरे का घर है, बगल वाले रूम में जाओ तुम जा करके अब पढ़ाई कर लो, अब आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो कहाँ दिमाग लग पाएगा। तो इन सबके घर के आसपास का माहौल या अपने घर का ही बहुत अलग अलग, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक छोटा स्ट्रक्चर बनाए, ऐसा पत्थर की लकीर नहीं, बट जो फॉलो करा जा सके, जिससे बच्चे को भी फ़ायदा हो और आपको भी तसल्ली रहे कि अच्छा ठीक है बच्चा सेफ है और अपना काम पूरा कर पा रहा है। हैदर साहब, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि यही मौजू चल रहा है। बहुत अच्छी बात करी सुचि जी ने, इसमें बता ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इट शुड नॉट बी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। सब बच्चे, आप पढ़ रहा हो, बच्चा वहाँ से खेलने की आवाज़ आ रही है गली में से, वो नहीं होना चाहिए। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, सिंस इन्होंने बात करी आदत की, हैबिट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हैबिट्स का देखिए इतना बड़ा है कि एक्चुअली आप पढ़ाई से वो हासिल नहीं कर सकते जो आप हैबिट से हासिल कर सकते हैं। और जैसे अभी बात चली थी छोटे बच्चों की, नर्सरी KG, 1st 5th क्लास 6th क्लास तक के बच्चों के, मैं कह रहा हूँ ये टाइम उनको बड़े बैग्स के नीचे दबाने का नहीं, किताबों में दबाने का नहीं है, उनकी हैबिट्स सेट करने का है। तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा है कि जैसे उन्होंने बताया उसी टाइमिंग के हिसाब से बच्चों की हैबिट सेट करी जाए और इंस्टेड आप उसको आके कहें कि तुम ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। सबसे अच्छी बात बच्चे की आदत डालने के लिए आप बच्चे को कहें पहला आधा घंटा तुम वो पढ़ो जो तुम पढ़ना चाहते हो। उसको रोज़ बच्चे को लर्निंग की आदत डालने दीजिए। और आज तक देखिए, आज तो लर्निंग बहुत आसान हो गई है, सब लर्निंग मोबाइल फ़ोन पे आ गई है, इट हैज़ टू बी मॉनिटर। और आप बच्चे से पूछिए तुम्हारा सबसे अच्छा फेवरेट सब्जेक्ट या टॉपिक या क्या है, उसको हर 15-20 मिनट पढ़ाई से स्केड्यूल से पहले आप उसको आधा घंटा अपना टॉपिक पढ़ने दीजिए, अपना सब्जेक्ट पढ़ने दीजिए, अपना खेल देखने दीजिए। उसकी जो हैबिट सेट हो जाएगी रोज़ उस टाइम बैठने की, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद वो लर्निंग से ही बाद में एक्चुअली वो करिकुलम की लर्निंग शुरू हो जाएगी और वो स्टडी और एकेडमिक्स में बच्चा चला जाएगा। इसको फॉलो करना ज़रूरी है। प्लीज़ बच्चों को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, उनको अपनी इंटरेस्ट फॉलो करने दीजिए, ऑटोमेटिकली एजुकेशन विल फॉलो। और ये प्रूवन मेथड है, आप देखिएगा। दैट इज आई जस्ट वांटेड टू ऐड, क्योंकि हैबिट्स एंड दैट इंटरेस्ट इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। सब ये बन गया तो बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। शुचि, मैं एक चीज़ से पूछना चाह रहा था, जो आज दौर है मोबाइल का, और इस घर घर में जो है ये चाहे माँ हो या बेटा हो, बच्चा हो, बाप हो, सबके बीच में एक टकराव का मौजू जो है वो मोबाइल है। इससे बचने का क्या रास्ता है, किस तरह इसको हैंडल करना चाहिए बच्चों को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली कहूँगी, अब हम इतने बड़े पैंडेमिक से निकले हैं जहाँ कई बच्चों ने तो पूरे 2-2.5 साल के कोर्स ही थे जो ऑनलाइन ही करे हैं। और इनसे कई बार मैं मिली भी हूँ तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि इन्होंने सीखा क्या, क्योंकि शायद कुछ सीखा ही नहीं। मतलब क्योंकि फ़ोन है, ज़रिया है, बहुत अच्छा है, मैं डिजिटल को हमेशा बढ़ावा देती हूँ, लेकिन डिजिटल में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है स्कूल की, आपका होमवर्क, पहले हमारे स्कूल में डायरी होती थी जिसमें लिखा होता था कि भाई ये करना है, फला दिन पिताजी को आना है स्कूल में, या जो भी करना है।
अभी क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, पेरेंट्स के, टीचर्स के, मैसेज उस पे आ रहे हैं। तो उस टाइम को कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहती कि आप फ़ोन देना बंद कर दीजिए, आप टीवी बंद कर दीजिए, आप इंटरनेट बंद कर दीजिए, क्योंकि होगा नहीं। घर के बाहर जाके करेगा ज़रूर, लेकिन कोशिश करिए। पहली बात तो उसका ये सवाल आंसर करें कि स्क्रीन टाइम कम करना ही क्यों है। दूसरी बात, थोड़ी सी मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एडोलेसेंट उम्र में, यानी कि जब टीनेज बच्चा है, छोटा बच्चा है, उस समय थोड़ा उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या देख रहा है। कई बार कार्टून्स में भी, जो हम कार्टून्स देखते हैं कि अरे ये तो बच्चे का ही तो कार्टून है, इसमें क्या है, आप मानेंगे नहीं, मैंने कार्टून्स देखे हैं, उसमें क्या दिखा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो इतना अनुचित है कि उसको रोकना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करिए, एकदम फ्री हैंड ना दीजिए। श्रुति जी, एक मशवरा आप और देती जाइए इस पूरी गुफ्तगू के साथ साथ, ये मशवरे बहुत अच्छे दिए। बीइंग वीमेन, आप यूँ तो बच्चे की तरबियत में माँ और बाप का दोनों का हिस्सा होता है और होना चाहिए। अगर बाप हिस्सा नहीं लेता या जो भी उसका हिस्से का तरीक़ा है वो अदा नहीं करता तो बहरहाल वो भी कसूरवार है। आप एज वीमेन, मतलब ये बच्चों की माँओं को सजेस्ट कीजिए कि उनका ख़ास रोल क्या है। देखिए, मैं एकदम ही बचपन से शुरू करना चाहूँगी। अगर हम माँ की ही बात कर रहे हैं, दोनों का ही बराबर का हिस्सेदारी है, बराबर का ही सहयोग है एक बच्चे को बड़ा करने में, लेकिन एक माँ का थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमेशा ही रहता है बच्चे की परवरिश में। कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हो जाती है बचपन में। अब क्या होता है, जैसे मैं अपने घर के बच्चों की बात करूं, जब 1.5-1 साल की मेरी भांजी भतीजी थी तो नहीं खाना खाती थी, छोटे बच्चे करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका हमें क्या लगा कि हमने एक राइम चला दी, वो बच्चा उसमें मस्त है और हम उसको खिला रहे हैं। जैसा कि वो बार बार कह रहे हैं, कॉन्शियस ईटिंग नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि भूख लग रही है इसलिए खाना। बच्चा कहीं खोया हुआ है, उसके मुंह में आपने निवाला डाल दिया तो वो खा रहा है। तो जो हम छोटे स्टेप्स बचपन में लेते हैं, यानी कि अब बच्चा कुछ कर रहा है, खेल रहा है, आपने उसे बहुत अच्छी किताबें, टॉयज़, सारी फैसिलिटी मुहैया करा दी, वो कर भी रहा है, लेकिन बगल में आप क्या कर रही हैं, आप अपने फ़ोन पे चला रही हैं। तो वो उसको वो जानने की क्यूरोसिटी है कि उस छोटे से उसमें क्या है। तो हम जो चीज़ें कर रहे हैं बच्चे के आसपास, थोड़ा सा मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है हर टाइम बच्चे के साथ रहना, उसका करना। सब पेरेंट्स अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम क्या टीवी में सीरियल देख रहे हैं, यूट्यूब में क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में क्या देख रहे हैं, हमारा बच्चा जब कुछ खेल रहा है क्या हम उसके साथ एंगेज करें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। खिला रहे हैं तो उसको इसलिए खिला रहे हैं जिससे आगे चल के समझे भूख होती है तो खाना खाया जाता है, उसमें भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो कॉन्शियसली हमको एज अ पेरेंट ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, और जब तक हम नहीं करेंगे तो जो बड़े होके जो अब जैसे पेरेंट्स आते हैं एडोलेसेंट बच्चों के कि वैसे तो बहुत अच्छा अटेंशन है, गेम खेलने में 2-2 घंटे, किताब में 10 मिनट नहीं लगते, तो हमें ये देखना है कि वो शुरू कब हुआ। वो तो बहुत पहले शुरू हो गया, बस तब हमने किया था क्योंकि वो छोटा था, ज़ुबान थी नहीं और इतना हमें उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये करेगा, और अब हम चाहते हैं कि वो एकदम ही टॉपर बन जाए। तो अब हमने बोल दिया कि बच्चे की गलती है, देर हो गई है। हाँ, बहुत काम किया। तो वो हमें अपने से कॉन्शियसली डिसीजंस लेने पड़ेंगे छोटी उम्र के साथ ही, तभी कुछ हो पाएगा। बच्चों के सर पे बात डालने से नहीं हो पाएगा। इसमें बेसिकली मतलब कि तालीम के साथ जो तरबियत है उसका सबसे बड़ा फैक्टर वही है, उसमें आता है। देखिए, जैसे बात हुई आज हमारे प्रोग्राम में कि बच्चों की तालीम के साथ उनकी तरबियत, कि बच्चों पे प्रेशर, पेरेंट्स के साथ प्रेशर, उसका क्या सॉल्यूशन होता है। हमारे दोनों मेहमानों ने, हैदर साहब ने और शुचि जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम बच्चों को ब्लेम नहीं दे सकते किसी मामले में भी, और क्योंकि उसकी तरबियत जो शुरू हुई थी वो हमने ही की थी, चाहे मोबाइल से की हो अपनी आसानी के लिए या किसी चीज़ से भी हो, चाहे हम उनसे वो जो उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, तो इस चीज़ को हमें भी बदलना पड़ेगा, तो वो बच्चे भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आज की जो प्रोग्राम हुआ है इसमें मेरे ख्याल में हम लोग को बहुत सारे ऐसे मैसेज मिले हैं जो हमें अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल होंगे। हम अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं जो स्टूडियो में आए और इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।